हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ ट्रांसमिशन। तो ये टॉपिक वैसे बहुत लेंदी है, तो इसको हम वन बाय वन टॉपिक में देखकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजीज़ ट्रांसमिशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड वाया रिजर्वायर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ससेप्टेबल हॉस्ट। तो जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेज रहती हैं वो रिजर्वायर के थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू एंड ससेप्टेबल हॉस्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। जैसे ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि रिजर्वायर या सोर्स हो सकता है, तो ये जिस मोड से ट्रांसमिट होती है ससेप्टेबल हॉस्ट पर, तो ये जो 3 स्टेप्स रहते हैं, इन 3 स्टेप्स के थ्रू ये डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है। तो देखिए, ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पर सबसे पहला है हमारा सोर्स और रिजर्वायर, देन वो किसके वाया मोड ऑफ ट्रांसमिशन करती है, एंड देन कैसे वो ससेप्टेबल हॉस्ट पर पहुँचती है। तो ये रहता है हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो आज इस वीडियो में हम सोर्सेस और रिजर्वायर इन दोनों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को जानेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में आ सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, और लॉन्ग नोट का भी ये पार्ट हो सकता है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से MCQ भी आते हैं। तो सोर्सेस एंड रिजर्वायर। सोर्सेस, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस from which infectious agent passes or disseminated to the host। यहाँ पर क्या हो सकता है, वो सोर्स पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है, जिनके थ्रू इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो पास होता है पर्टिकुलर या ससेप्टेबल हॉस्ट पर। वो तो रहते हैं हमारे सोर्सेस। अब अगर रिजर्वायर की बात करें, तो सोर्सेस और रिजर्वायर दोनों ही डिफरेंट हैं, डिफरेंट टर्म्स कही जाएंगी। कैसे? क्यों ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। भाई दोनों ही इन्फेक्शन करवाते हैं, पर उनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि रिजर्वायर एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस इन विच इन्फेक्शियस एजेंट लिव्स, वहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट रहता है एंड मल्टीप्लाई, it lives and multiply and depends primarily for survival and reproduce itself, that it can be transmitted to susceptible host। अब क्या होता है, रिजर्वायर में ही देखिए, वर्ड में ही रिजर्व, वहीं पे वो रहता है और वो मल्टीप्लाई करता है, एंड देन पर्टिकुलर ससेप्टेबल हॉस्ट पे वो ट्रांसमिट होता है। तो रिजर्वायर क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है, फॉर ऑर्गेनिज्म, जहाँ वो मेटाबोलाइज होता है और वो रेप्लिकेट करता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि सोर्स सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट को हॉस्ट तक लेकर जाता है, लेकिन रिजर्वायर क्या करता है, वो जो इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो वहीं पे किसी भी पर्टिकुलर, जो भी इन्फेक्शन करवाने वाली जो भी चीज़ है वहाँ पर वो रह कर और फिर मल्टीप्लाई होके वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है ना। रिजर्वायर को अगर हम देखते हैं डिटेल में, तो इसमें ये कई बार शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। होमोलोगस, अनदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज इज विक्टिम। ठीक है, एक मैन है, ठीक है, दूसरा भी मैन है, तो एक मैन के अंदर जो विब्रियो कोलेरा के इन्फेक्शियस एजेंट है वो ट्रांसमिट होते हैं दूसरे हॉस्ट में, जो कि मैन ही हो सकता है। ठीक है, एंड हेट्रोलोगस रिजर्वायर का अगर हम देखते हैं, इन्फेक्शन डिराइव फ्रॉम रिजर्वायर अदर देन मैन। अब यहाँ पे कौन हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी बर्ड्स हो सकती हैं, सैल्मोनेला फिश हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने सैल्मोनेला फिश को अगर इनटेक किया, तो उससे जो इन्फेक्शियस एजेंट है जो मैन में ट्रांसमिट हुए हैं वो हमारे हेट्रोलोगस रिजर्वायर हो गए, क्योंकि ये रिजर्वायर में हमने क्या देखा था, यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट लिव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस और हेट्रोलोगस में तो ये डिफरेंस हुआ रिजर्वायर में। देन
एक्चुअल में बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो रिजर्वायर 3 टाइप्स के रहते हैं, ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर एंड रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। ह्यूमन रिजर्वायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स और रिजर्वायर ऑफ इंफेक्शन फॉर ह्यूमन इज मैन इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद है। ही मे बी केस और कैरियर, तो ये केस और कैरियर के बारे में वाइवा में पूछा जा सकता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें से एमसीक्यू आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिजर्वायर में। अ केस इज डिफाइंड एज अ पर्सन in the population or a study group identified as having the particular disease, health disorder or condition under investigation। ठीक है, ये वो पर्सन होता है। ठीक है, हम ह्यूमन रिजर्वायर में केस के बारे में देख रहे हैं, तो ये वो पर्सन होता है पॉपुलेशन के अंदर जिसको पर्टिकुलर डिजीज या फिर हेल्थ डिसऑर्डर आइडेंटिफाई किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जैसे सपोज अगर इसको कोविड है, ठीक है, तो ये वो केस है जो कि पॉपुलेशन में हमें मिला है। ठीक है, अब केसेस कौन हो सकते हैं? क्लिनिकल केसेस, सब क्लिनिकल केसेस एंड लेटेंट इन्फेक्शन वाले जो केसेस होते हैं। अब क्लिनिकल इन्फेक्शन में इट मे बी माइल्ड, मॉडरेट, टिपिकल, एटिपिकल, सिवियर और फेटल। ठीक है, जो हमें दिख रहा है कि यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है और यही आगे उस चीज़ को स्प्रेड कर रहा है। माइल्ड केसेस मे बी मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देन सिवियर केसेस, मतलब सिवियर से भी ज़्यादा जो है स्प्रेड करवा सकता है डिजीज़ का, वो माइल्ड केसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एम्बुलेंट होते हैं और रेगुलरली स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, तो क्लिनिकल इलनेस में ह्यूमन रिजर्वायर में जो है वो क्लिनिकल केसेस जो हैं वो ज़्यादा फेटल हैं, माइल्ड केसेस ज़्यादा हैं इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंपेयर टू सिवियर। Now, the subclinical cases are variously referred to an inapparent, covert, missed और abortive cases। ये वो केसेस होते हैं जो कि सामने तो नहीं होते पर छुपकर ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। तो जो हम देखते हैं आइसबर्ग फिनोमिनन के अंडर हैंड, तो ये जो सबमर्ज्ड पार्ट है, ठीक है, ये हमारा सब क्लिनिकल केसेस कहलाता है। और ये जो है हमारा ये क्लिनिकल केसेस जो हमें दिख रहे हैं और स्प्रेड करवा रहे हैं। तो सब क्लिनिकल केसेस कैसे होते हैं? जो दिख नहीं रहे हैं, कोवर्ट हैं, छुपकर ये वार कर रहे हैं एंड मिस्ड हो सकते हैं, अबॉर्टिव हो सकते हैं, लेकिन पर ये भी इक्वल सोर्स है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। नाउ लेटेंट इन्फेक्शन जो होता है या लेटेंट केसेस जो होते हैं, होस्ट डज नॉट शेड इन्फेक्शियस एजेंट एंड लाइज डोमेंट विद इन द हॉस्ट। अब जो ये हॉस्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके हॉस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर एजेंट जो है ये है, पर ये इन्फेक्शन नहीं करा रहा है, पर ये कभी भी इन्फेक्शन कर सकता है, लेकिन अभी पर्टिकुलर टाइम पर ये लेटेंट है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, जो कि लेटेंट कंडीशन में हो सकता है ह्यूमन रिजर्वायर के अंदर और ये स्प्रेड अभी इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। तो केसेस में आपको वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ केसेस बताइए, तो आप क्लिनिकल, सब क्लिनिकल एंड लेटेंट इन्फेक्शन वाले में केसेस बता सकते हैं। और भी इसके बारे में केसेस का और भी अगर हम देखते हैं तो वाइवा में ये भी पूछा जा सकता है प्राइमरी केस क्या हो सकते हैं, इंडेक्स केस क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी केसेस क्या हैं, सस्पेक्ट केस क्या हैं। तो ये रहते हैं हमारे, ये भी वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, केसेस के बारे में। तो प्राइमरी केस रेफर्स टू द फर्स्ट केस ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉपुलेशन यूनिट बीइंग स्टडीड, मतलब जो भी पॉपुलेशन यूनिट है वहाँ पर जो पहला केस है, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी केस है। और इंडेक्स केस क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट केस कम टू एन अटेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर, मतलब पहली बार वो इन्वेस्टिगेट हुआ है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू। ये तो इंट्रोड्यूस हुआ है केस, लेकिन पहली बार इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पहली बार किसी ने अगर जो है वो किसी को किल किया या कोई उसने कोई
जुर्म किया है, या ऐसे हम कह सकते हैं, तो पहली बार जब किया है तो वो हमारा प्राइमरी केस। लेकिन अगर वो और पुलिस ने उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अगर पुलिस ने उसे ढूंढ लिया है तो वो हमारा इंडेक्स केस हो गया। ठीक है। अब पहली बार कोई केस किसी ने किया है एंड देन उसके बाद वो पुलिस ने उसे नहीं ढूंढा, लेकिन उसने फिर से किसी को मार दिया है, तब वो हमारा सेकेंडरी केस हो गया। ठीक है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी पे आ सकता है। एंड इंडेक्स केस जो है, इट इज़ नॉट ऑलवेज द प्राइमरी केस। ऐसा नहीं है कि जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है वो पहले भी जुर्म कर चुका है, पहली बार ही कर दिया और उसी वक्त उसको पुलिस ने चेक कर लिए, ले लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, तो वो हमारा इंडेक्स केस हुआ। सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के बाद आया। ठीक है, डेवलप फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी केस। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों तीनों में डिफरेंस समझ आया होगा। नाउ सस्पेक्ट केस of an individual who has all signs and symptoms of disease or condition yet not been diagnosed। ठीक है, सस्पेक्टेड केस वो हो सकते हैं कि जिनमें साइंस एंड सिम्टम्स तो हैं बट उनको अभी भी डायग्नोस नहीं किया गया है। जैसे कि अब जो यहाँ पर पुलिस ने जैसे किसी को इन्वेस्टिगेट कर लिया और कह दिया कि हाँ इसी ने इसको मारा है, देन अगर उसके आसपास के लोगों को भी अगर किसी ने पकड़ लिया है कि नहीं ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तब वो केसेस होते हैं हमारे सस्पेक्ट केस। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी केस, इंडेक्स केस, सेकेंडरी केस एंड सस्पेक्ट केस, और जो थे क्लिनिकल, सब क्लिनिकल एंड लेटेंट केस, तो केसेस में यहाँ तक है। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन रिजर्वायर के अंदर ही कैरियर्स। तो अब कैरियर्स में क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज infected person or animal that harbors a specific infectious agent। ठीक है, तो कैरियर जो होता है ये इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल होते हैं जो कि हार्बर करते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट इन एब्सेंस ऑफ डिसर्नेबल क्लिनिकल डिजीज एंड सर्व्स एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स। ठीक है, ये कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है जो कि अपने पास इन्फेक्शियस एजेंट को हार्बर करता है, उसे चाहे तो क्लिनिकल डिजीज है या नहीं है। ठीक है, कैरियर्स आर लेस इन्फेक्शियस बट मोर डेंजरस देन केसेस। ठीक है, केसेस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा डेंजरस हैं। ठीक है, बिकॉज क्यों है, क्योंकि ये अपना इन्फेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, केसेस अपना इन्फेक्शन शो कर रहे हैं बट ये शो नहीं कर रहे हैं, और ये एस्केप कर सकते हैं रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूइंग एज दे डू लिव नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो ये और ज़्यादा, क्योंकि अपने आप में इन्फेक्शियस एजेंट को रख तो रहे हैं बट ये ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये इजीली एस्केप हो सकते हैं, इनको कोई ढूंढ नहीं सक रहा है क्योंकि ये बाहर कोई प्रॉब्लम हमें शो नहीं कर रहे हैं। तो कैरियर्स जो हैं इन्हें हमने क्लासीफाई किया है ए टाइप में इंक्यूबेटरी, कन्वल्सेंट एंड हेल्दी। ठीक है, एंड देन ड्यूरेशन में हम देखते हैं तो टेम्परेरी एंड क्रॉनिक एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू अगर हम इन्फेक्शन देखते हैं तो यूरिनरी, इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी एंड अदर्स। तो कैरियर्स के अगर हम टाइप देखते हैं, सबसे पहला है हमारा ए टाइप में तो इंक्यूबेटरी, कन्वल्सेंट एंड हेल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है वाइवा के लिए एंड शॉर्ट नोट के लिए, और एमसीक्यू इसमें से बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो इंक्यूबेटरी, हु शेड इन्फेक्शियस एजेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पर ये प्रॉब्लम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, मम्स, पोलियो एंड पर्ट्यूसिस। इसका मतलब क्या है कि अभी डिजीज हो रही है, ठीक है, होना स्टार्ट होने वाली है, साइंस एंड सिम्टम्स हमको नहीं मिले हैं। ठीक है, तो अभी उस टाइम पर अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट को शेड करे तो वो हमारा जो कैरियर होगा वो हमारा इंक्यूबेटरी टाइप रहेगा। अगर कन्वल्सेंट में हम देखते हैं हु शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वल्सेंट। कन्वल्सेंस का क्या मतलब हो गया है कि अब प्रॉब्लम होने के बाद में कोई भी जो है वो ठीक होने वाला है। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि हाँ ये ठीक हो गया है, बट इन दिस कंडीशन क्लिनिकल रिकवरी डज नॉट कोइंसाइड विद द बैक्टीरियोलॉजिकल रिकवरी। मतलब उस पेशेंट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिनिकली तो रिकवर हो गया है बट अंदर उसके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं है ये कोई नहीं कह सकता है।
ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइफाइड फीवर, डिसेंट्री, ठीक है, कॉलेरा, ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो मतलब यहाँ पे डिजीज़ होने से पहले जो शेड होगा इन्फेक्शियस एजेंट, या डिजीज़ होने के ठीक होने के बाद ये हो सकता है। देन हेल्दी कंडीशन में क्या होता है, दे आर द विक्टिम्स ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हु डेवलप्ड कैरियर स्टेट विदाउट सफरिंग द डिजीज, मतलब उनको डिजीज हुई नहीं है बट वो अपने अंदर उन इन्फेक्शियस एजेंट को रख कर चल रहे हैं, बट वो शेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये कोई नहीं रहता है, तो वो है हमारा हेल्दी। एग्जाम्पल इसका पोलियो एंड कॉलेरा, ठीक है। तो ए टाइप में हम कैरियर को देखते हैं, तो इंक्यूबेटरी, कन्वल्सेंट एंड हेल्दी। अब हम देखते हैं ड्यूरेशन टाइप में, टेम्परेरी, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्फेक्शियस एजेंट जो होता है वो शेड किया जाता है। अब वो इंक्यूबेटरी भी हो सकता है, कन्वल्सेंट भी हो सकता है और हेल्दी कैरियर भी हो सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक जो होता है ना, ये क्या होता है, अ क्रॉनिक कैरियर इज वन हु एक्सक्रीट द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर इनडेफिनाइट पीरियड, बहुत लंबे समय तक ये देता है ना, हो सकता है इनके पास। तो टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस बी। तो क्रॉनिक कैरियर्स जो होते हैं आर known to reintroduce the disease into areas where otherwise free of infection, ठीक है। अब कोई एरिया है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो रिजर्वायर है वो अपने अंदर उसको हार्बर करके रखता है और लंबे समय के बाद में वो उस डिजीज़ को रीइंट्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है, अदरवाइज वो फ्री है, जो एरिया वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो है हमारा एग्जाम्पल, हम दे सकते हैं मलेरिया, ठीक है। देन पोर्टल ऑफ एग्जिट, जो भी एग्जिट हमारी बॉडी से जो रहेगा, जो भी एक्सक्रीटरी पार्ट रहेगा, जैसे कि यूरिनरी, इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो टाइफाइड फीवर, ठीक है। अब टाइफाइड फीवर में क्या होता है, जो यूरिनरी कैरियर है ये ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू इंटेस्टाइनल कैरियर। अगर ये यूरिन के थ्रू बाहर अगर इन्फेक्शियस एजेंट अगर देता है, बाहर अगर वो स्प्रेड करता है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है यूरिनरी कंपेयर टू इंटेस्टाइनल। तो ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि ये टाइफाइड फीवर जो है कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम दूसरे पोर्टल ऑफ एग्जिट में देखते हैं, रेस्पिरेटरी है या इंटेस्टाइनल है, तो कैरियर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल कंसिडरेशन माना जाता है, क्योंकि इनके थ्रू भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड जो होती है डिजीज़ की वो रहती है। अब कैरियर में ही हमें और चीज़ ध्यान रखनी है कि कैरियर्स आर ए वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सूडो कैरियर्स। तो ये क्या होते हैं, ए विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सूडो कैरियर्स होते हैं, मतलब ये इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, तो एपिडेमियोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पर पैराडॉक्सिकल कैरियर जो होता है वो अनदर कैरियर से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। पैराडॉक्सिकल जो है ये अनदर कैरियर से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाइवा का, कि पैराडॉक्सिकल कैरियर क्या है और सूडो कैरियर क्या है। देन कैरियर की भी क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस की भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देन एनिमल ह्यूमन रिजर्वायर के बाद आता है एनिमल रिजर्वायर, ठीक है। देन रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स थ्रू आते हैं, एंड रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो सकता है, सॉइल या कोई भी इनएनिमेट मैटर, दे आर रिजर्वायर्स ऑफ इन्फेक्शन। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, जो सॉइल है वो हार्बर करती है कौन इन्फेक्शियस एजेंट, टिटनस, एंथ्रैक्स, कॉक्सीडियो माइकोसिस, देन माइसिटोमा, ठीक है। तो ये सारे रिजर्वायर जो हैं ये नॉन